हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, कक्षा 10 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन अध्याय नंबर 5 करेंगे हम। दोस्तों, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, HSSC का हो, चाहे दोस्तों HPSC का हो, HCS का हो या UPSC का हो, दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम दें, यदि आपका बेस मजबूत होगा, यानी दोस्तों आपकी NCERT अच्छे से कवर होगी, तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। दोस्तों, आपका बेस मजबूत करने के लिए हमने NCERT सीरीज शुरू की है। चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के व्यू से वो देखेंगे। जिन दोस्तों को ये पूरी बुक पढ़नी है दोस्तों, वो वीडियो रोक कर पढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपका एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बेफजूल का। दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि भू प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछा जाता है कि भू प्रॉपर्टी क्या है। पृथ्वी की ऊपरी परत को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, इसकी जो ये ऊपरी परत है इसे क्या बोला जाता है? भू प्रॉपर्टी बोला जाता है। दोस्तों, ये किससे बनी होती है? चट्टानों से निर्मित होती है। ये किससे बनी होती है? चट्टानों से निर्मित होती है। और आगे बताया गया है कि एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक दोस्तों, रेल है, पटरी है, लाइन है, सब क्या किसके बने होते हैं? धातुओं के बने होते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों ये बताया गया है कि जो हम खनिज हैं, जो धातु हैं, अधातु हैं, इनका प्रयोग दोस्तों किस किन में करते हैं? जैसे सजावटी में करते हैं, त्योहारों में करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करते हैं। खनिजों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। आगे है दंत मंजन प्रयोग करते हैं, कोलगेट प्रयोग करते हैं। दोस्तों, किसकी बनी होती है? सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम, फास्फोट फास्फेट खनिज जैसे अवस्था के में मदद करते हैं। दोस्तों, ये खनिज हैं दो अवस्था में मदद करते हैं। कौन से हैं? सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम और दोस्तों फास्फेट। जैसे दोस्तों आप घर में प्रयोग करते हैं जो चूना है दोस्तों, या कली बोलते हैं, जैसे ये कहाँ कहीं पर गंदगी फैल रही दोस्तों, वहाँ पर चूना डाल दे तो चूना क्या करेगा? गंदगी को अपने और चूस लेगा दोस्तों, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद दोस्तों वहाँ पर क्या होती है? स्वच्छता हो जाती है। एंड दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किन खनिजों का प्रयोग स्वच्छता के लिए किया जाता है? दोस्तों याद रखेंगे, फास्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका और चूना स्वच्छता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे दांत जो गलने लगे हैं या दोस्तों दांत निकलने लगे हैं, उनको रोकने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए? फ्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। फ्लोराइड नामक खनिज से दोस्तों किससे मिलता है? फ्लोराइड आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, फ्लोराइड से मिलता है। दोस्तों, इसका अधिकतर दंत मंजन दोस्तों किससे बने होते हैं? टिटेनियम ऑक्साइड से। टिटेनियम ऑक्साइड से बने होते हैं अधिकतर क्या दोस्तों? दंत मंजन। आगे दोस्तों, रेलोटाइल, इलेमनाइट, एनाटेज नामक खनिज से प्राप्त होता है। कुछ दंत मंजन की इनसे प्राप्त होता है दोस्तों। कौन सा प्राप्त होता है? ये टेटनियम ऑक्साइड। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, जिनके कारण अब्रक दोस्तों जो दंत मंजन हैं, हमारे दांत बिल्कुल साफ चमकेंगे दोस्तों। दातुन ब्रश करने के बाद, कोलगेट या ब्रश करने के बाद दोस्तों हमारे दांत बिल्कुल जमा सफ़ेद चमकेंगे दूध भर के। वो किस कारण दोस्तों? वो अब्रक होता है उसमें, इसमें कोलगेट में, उस कारण चमकते हैं। आगे टूथ ब्रश दोस्तों, जो टूथ ब्रश आपको बेरा है जो आप सुबह उठते घर पे करते हैं। पेस्ट की ट्यूब पेट दोस्तों, पेस्ट किसका होता है? ट्यूब ब्रश पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम प्लास्टिक के बने होते हैं। तो दोस्तों, ये तो टूथ ब्रश होता है, नहीं ब्रश होता है दोस्तों, और जो कोलगेट होती हैं किसके बने होते हैं दोस्तों? पेट्रोलियम प्लास्टिक के बने होते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ को याद रखिए ध्यान में, यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पैरा है ये। दोस्तों, इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आ सकता है, जो हम खाना पीना में जो प्रयोग करते हैं जिन खनिजों का दोस्तों, उनकी मात्रा कितनी है? यानी जो पौष्टिक उपभोग में करते हैं उनकी मात्रा केवल 0.3% है, जो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे 99.9% भोज्य पदार्थ के रूप आगे चलते हैं। खनिज क्या है?
जो भूवैज्ञानिकों का मानना है कि खनिज एक प्राकृतिक रूप के रूप में विद्यमान तत्व है दोस्तों। यानी दोस्तों समरूप का मतलब क्या है कि एक समान तत्व पाए जाएं पृथ्वी में जो, उनको खनिज कहते हैं। जैसे लोहा है दोस्तों, लोहा के एक समान तत्व हैं, इसे लोहा बोलेंगे। इस प्रकार तो सोना है, इस सोना के एक समान तत्व हैं, इसे क्या बोलेंगे, सोना बोलेंगे। यानी दोस्तों एक समान तत्व वाले जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या प्रकृति में विद्यमान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सबसे कठोर खनिज कौन सा दोस्तों, हीरा है। और सबसे नरम खनिज कौन सा है, चूना है। याद रखेंगे दोस्तों, हीरा और चूना। आगे दोस्तों आप चट्टानों के विषय में पढ़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि आज हमारी पृथ्वी में जो खनिज है दोस्तों, उनकी संख्या कितनी है। लगभग आज दोस्तों 2000 से अधिक खनिजों का पहचान की जा चुकी है। दो अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुत ज़्यादा दोस्तों, अधिक मात्रा में तो केवल कुछ ही खनिज हैं, लेकिन वैसे दोस्तों 2000 खनिजों की पहचान की जा चुकी है आज तक। आगे है, जो खनिज हैं दोस्तों, इनका बंटवारा किस हिसाब से किया जाता है। जो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के कारण दोस्तों क्या बनता है, खनिजों का निर्माण होता है। और दोस्तों इनको बांटा कैसे जाता है, जैसे रंग के आधार पे, कठोरता के आधार पे, चमक के आधार पे, घनत्व के आधार पे और विविध क्रिस्टलीय पाए जाते हैं दोस्तों। इनके आधार पर खनिजों को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। दोस्तों इस पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण किया गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। धातु और अधातु और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा कौन से दोस्तों, जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। आगे दोस्तों अधात्विक, जिनमें धातु के गुण नहीं होते हैं, अभ्रक है, नमक है, पोटासियम, सल्फर, चूना, ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर धात्विक, धात्विक कौन से दोस्तों, जिनके बहुमूल्य वाले एंड दोस्तों अधिक महंगे हैं। जैसे सोना दोस्तों बहुत महंगा है, चांदी महंगी है, उसके बाद दोस्तों प्लेटिनियम भी बहुत महंगी है। आगे दोस्तों कौन से हैं ये, लोहा, जिसमें लोहा नहीं होता है, तांबा, जस्ता, शीशा। शीशा भी क्या है दोस्तों, एक धात्विक में आता है। बॉक्साइड भी धात्विक में आता है। बॉक्साइड से क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। आगे है दोस्तों, ये कौन से धातु, लोहा, जिसमें लोहा मौजूद होता है दोस्तों, कौन से हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोहा खनिज कौन सा है। एंड दोस्तों मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। आगे चलते हैं, खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पर मिलते हैं, अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। मोस्टली खनिज अयस्कों के रूप में मिलते हैं। आगे चलते हैं, खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्कों की मात्रा अधिक मात्रा में हो, उसमें पर्याप्त मात्रा में हो। दोस्तों मान लीजिए यहाँ से लोहा निकालना है, दोस्तों लोहा की मात्रा अधिक मात्रा में होगी तो निकालने में फ़ायदा होगा दोस्तों। लोहा कम मात्रा में है, इतनी गहराई तक पहले सुरंग खोदो दोस्तों, फिर उसको थोड़ा बहुत बाहर निकाल के लाओ। इसमें दोस्तों लाभ कम है, आनी ज़्यादा है। यानी दोस्तों जहाँ पर खनिज अधिक होंगे वहाँ पर लाभ अधिक मिलेगा, तो वहाँ पर लाभकारी होता है खनिज निकालना। यह बात यहाँ पर कही गई दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर कोई खास बात नहीं आई, बात है बस साथियों, यहाँ पर ये बात कही गई है, जो आग्नेय कायांतरित चट्टान है, कौन सी, आग्नेय और कायांतरित। याद रखेंगे दोस्तों, इन जो ये चट्टानें हैं दोस्तों, इन चट्टानों की जो दरारें होती हैं दोस्तों, भ्रंश होते हैं, जिनके जोड़ होते हैं, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या मिलते हैं, यहाँ पर खनिज मिलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। यानी यहीं पर खनिजों का जमा हो जाता है दोस्तों। इन खनिजों का जमाव किससे होता है दोस्तों, जो इनमें लावा होता है दोस्तों, या चट्टानें आपस में टूटती फूटती हैं, जब बिल्कुल पिघल जाती हैं, कठोर हो जाती हैं दोस्तों, इस प्रकार से इन चट्टानों से ही इनका निर्माण होता है, खनिजों का निर्माण होता है। लेकिन आप यहाँ पर यह याद रखेंगे कि मोस्टली खनिज किन चट्टानों में मिलते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलते हैं। आगे है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में मोस्टली दोस्तों कौन से खनिज मिलते हैं, जैसे मोस्टली कोयला है, पेट्रोल है दोस्तों, ये मिलते हैं। ये किससे बनते हैं दोस्तों, अवसादी। अवसाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो गली सड़ी चीज़ों से बना है, अवसाद है कोई, अवसाद है गला सड़ा पौधा, उससे बनते हैं दोस्तों। यानी जो पेड़ पौधे हैं या दोस्तों गली पड़ी चीज़ें हैं, उनके नीचे दबे रहने से और तापमान अधिक होने से दोस्तों क्या बन जाते हैं, कोयला बनता है, पेट्रोल बनता है, गैस बनती है।
आगे दिया है जो कोयला बनता है, पेट्रोल बनता है या दोस्तों गैस बनती है, उस अवसादी चट्टानों में किस कारण से बनती है? उष्मा और दबाव के कारण बनती है दोस्तों। उष्मा और दबाव याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है यहाँ से। अवसादी चट्टानों में दोस्तों दूसरी श्रेणी के खनिज दोस्तों कोयला, पेट्रोल ये पहली श्रेणी में थे। दूसरी श्रेणी के कौन से खनिज आ जाते हैं? जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम। कौन सी के? सेकंड श्रेणी की। दोस्तों इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण दोस्तों शुष्क प्रदेश में होता है वाष्पीकरण के कारण। दोस्तों मान लीजिए आप राजस्थान में गए, राजस्थान में कोई झील है दोस्तों, यहाँ पर पहले पानी भरा है दोस्तों, लेकिन वाष्पीकरण के कारण दोस्तों पानी ऊपर चला गया और नीचे क्या रह गया दोस्तों? नीचे नमक, जिप्सम, पोटाशियम, सोडियम का जमाव हो जाए दोस्तों। इस प्रकार शुष्क प्रदेशों से क्या प्राप्त किए जाते हैं? जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम। विशेषकर हमारे राजस्थान से बहुत अधिक मात्रा में ये मिलते हैं। जो सेंधा नमक है दोस्तों राजस्थान से ही मिलता है, खानों से, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पहले वहाँ पर समुद्र हुआ करता था और दोस्तों बाद में पानी सूख गया और जो लवण थे वो नीचे जम गए दोस्तों चट्टानों के रूप में। इसी प्रकार से वहाँ पर सेंधा नमक और जो काला नमक हम घर में प्रयोग करते हैं वो मिलता है। कहाँ पर? राजस्थान में। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि कौन सी? धरातलीय चट्टानों का अपघटन। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात आवश्यक वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। एंड दोस्तों जो चट्टानें हैं जो घुलनशील हैं दोस्तों वो चट्टानें बह जाती हैं, लेकिन दोस्तों जो पीछे रह जाते हैं, आवश्यक रह जाते हैं, उनसे क्या है दोस्तों? उनसे किसका निर्माण होता है दोस्तों? बॉक्साइट का निर्माण होता है। यानी दोस्तों जो धरातलीय चट्टानों का अपघटन है जिनमें चट्टानें घुलनशील हैं, जो अपरदन के तत्व हैं, वहाँ पर कौन सी खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। जो पहाड़ियों का आधार है, घाटी के तल हैं दोस्तों, जहाँ पर नदियाँ बहकर आती हैं और अपने साथ जलोढ़ लेकर आती हैं, वो जमा कर देती हैं दोस्तों। मान लीजिए पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी बहकर आई दोस्तों, यहाँ पर अपना निक्षेप कर देती है रास्ते में, मैदानों में आते आते। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ खनिज पाए जाते हैं। यहीं पर दोस्तों ये पहाड़ों से लेकर आई कुछ खनिज यहाँ पर जमा कर देती है दोस्तों, यहीं से कुछ खनिज प्राप्त हो जाते हैं हमें। ये निक्षेप क्या कहलाते हैं? प्लेसर निक्षेप। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लेसर निक्षेप कहाँ पर पाए जाते हैं? नदी की निक्षेप घाटियों में पाए जाते हैं दोस्तों, इन जहाँ पर नदी जमाव कर देती है। इसमें ऐसे खनिज नहीं पाए जाते हैं जो किस द्वारा? जल के द्वारा घर्षित नहीं होते हैं दोस्तों, जल के द्वारा खत्म नहीं किए जा सकते, जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनियम, टीन। दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? ये नदी के निक्षेप स्थानों में, यानी पल्सर निक्षेप में पाए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। फ्रेंड्स कुछ खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? जो महासागर हैं, जो महासागरीय जल है उसके दोस्तों, जो महासागर के जल है, महासागरीय तली हैं दोस्तों, या दोस्तों महासागर के जल में दोस्तों कुछ खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो महासागरीय तली में खनिज मिलते हैं दोस्तों वो अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अधिक गहराई होने के कारण उनको निकालना दोस्तों महंगा पड़ता है, इसीलिए दोस्तों ये उपयोगी नहीं है। लेकिन दोस्तों जो जल है, जल से नमक है, मैग्नीशियम है, बोरोनाइम है दोस्तों, ये समुद्री जल से प्राप्त किए जाते हैं, ये दोस्तों लाभकारी होते हैं। मैग्नीशियम, बोरोनाइन, नमक कहाँ से प्राप्त होते हैं? समुद्र के जल से। आगे है रेड होल, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि रेड होल का संबंध किससे है? भारत में दोस्तों आपको पता है अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं। इन दोस्तों इनका खनन केवल राष्ट्र स्तर पर या दोस्तों सरकार ही कर सकती है, सरकारी कंपनियां होती हैं। किंतु दोस्तों उत्तरी पूर्वी भारत है जहाँ पर अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर खनिजों का समावेश तो कैसा है दोस्तों? व्यक्तिगत और सामुदायिक है, यानी खुद व्यक्ति निकाल सकता है और अपने समुदाय के साथ दोस्तों इनका प्रयोग कर सकता है। कहाँ पर निकाला जा सकता है? कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी भारत में। मेघालय में कोयले का और लोहे का आवश्यक चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, मेघालय में कोयला के, लोहा के, चूना पत्थर के, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जोवाई और चेरापूंजी कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय में है, दोनों के दोनों स्थान। और जोवाई स्थान कहाँ पर है? तो मेघालय में है। यहाँ पर दोस्तों कोयले खनन किया जाता है परिवार के द्वारा, इस कारण इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक लंबी सुरंग बना के दोस्तों, एक परिवार के द्वारा लंबी सुरंग बना के कोयले खनन किया जाता है दोस्तों धरती के नीचे से।
जिसे रेड होल कहा जाता है। रेड होल, इसे रेड होल बोला जाता है दोस्तों। एक सुरंग है, यहाँ पर कोयला है, इसे क्या बोला जाता है? रेड होल, लंबी सुरंग। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से ये हानिकारक है। प्रायद्वीपीय भारत है, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, जहाँ पर क्या मिलते हैं? कोयला मिलता है, धातु मिलती हैं, अभ्रक मिलते हैं, अनेक प्रकार के अधात्विक खनिज मिलते हैं। कहाँ पर दोस्तों? भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग आगे है पूर्वी पार्श्व में। दोस्तों आपको एक बार फिर बोलता हूँ, यदि आप पूरी बुक पढ़ना चाहें तो वीडियो रोककर पूरी बुक पढ़ सकते हैं आराम से, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैकर बनना है, तो दोस्तों वो केवल इन इम्पोर्टेंट पॉइंटों को कर ले, यहाँ से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाएगा। दोस्तों जो पूर्वी भाग हैं अपने, उसमें गुजरात है, असम है, इनकी तलछट है। एंड दोस्तों इनकी तलछट का मतलब क्या है? जो तलई धरती है दोस्तों, वहाँ पर क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। खनिज कौन सा दोस्तों? तेल, खासकर पेट्रोल मिलता है दोस्तों। कहाँ पर? असम में। असम का अपना डिगबोई आपको पता है, और गुजरात में मिलता है, अंकलेश्वर में। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक, दोस्तों जो राजस्थान में प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर क्या मिलते हैं? अलोहा खनिज मिलते हैं। अलोहा खनिज में दोस्तों आपको मैंने बताया था सेंधा नमक, काला नमक, और दोस्तों इसे मुल्तानी मिट्टी भी यहीं पर मिलती है राजस्थान में। उत्तरी भारत में दोस्तों खनिजों की आर्थिक रूप से कमी है दोस्तों। इसमें हरियाणा भी शामिल है दोस्तों। हरियाणा में खनिजों की कोई विशाल भंडार नहीं है। थोड़े बहुत हरियाणा में खनिज मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? मेंदगढ़ में मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन है वे। आगे है लोहा खनिज। धातु, जो धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन का मूल्य का 3/4 भाग योगदान कौन है दोस्तों? लोहा का है। मान लीजिए दोस्तों यदि 4 खनिज लोहा खनिज हैं, या दोस्तों धात्विक खनिज हैं, 4 यदि धात्विक खनिज हैं तो 4 में से 3 किसके हैं? लोहा के हैं। कौन से दोस्तों? धात्विक खनिज। और दोस्तों इन धात्विक खनिजों का भारत प्रयोग करने के बाद यानी जो लोहा खनिज हैं इनका प्रयोग भी करता है, और प्रयोग करने तो जो बच जाता है उसे दूसरे देशों में निर्यात करता है। लोहा आवश्यक यानी आयरन ओर, जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, यानी दोस्तों आधारभूत खनिज है, औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों कैसे है दोस्तों आधारभूत? जी कोई भी उद्योग लगाना है हमने दोस्तों, अपने देश में कोई भी उद्योग लगेगा, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों? मशीन चाहिएगी। दोस्तों मशीन किसकी बनी होती है? मोस्टली लोहे की बनी होती है दोस्तों। किसकी? लोहे की। तो दो लोहे से मशीन बनी लोहे की, तो दोस्तों इस मशीन ने दूसरे उद्योग को क्या दिया? आधार दिया है। यानी दोस्तों आधारभूत उद्योग हुआ कौन सा? लोहा। आगे देखते हैं, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है। इसमें 70% अंश किसका पाया जाता है? लोहा का पाया जाता है। आगे है, इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है। किसमें दोस्तों? इसमें मैग्नेटाइट में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय लोहे का गुण होता है। विद्युत उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, इससे चुंबक बन सकता है। हेमेटाइट भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा आवश्यक है। दोस्तों हेमेटाइट भी उस क्वालिटी का लोहा आवश्यक है जिसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। दोस्तों सर्वोत्तम किस्म का लोहा कौन सा है? हेमेटाइट है। जो मैग्नेटाइट लोहा है इसमें थोड़ी ही मात्रा कम होती है। किसकी? लोहा की। दोस्तों सबसे अधिक लोहा की मात्रा इसमें हेमेटाइट में अधिक होती है। मैग्नेटाइट में 70% होती है दोस्तों, इसमें 70 से लेकर ऊपर होती है, चाहे 80 हो 90 हो, लेकिन मैग्नेटाइट से ज़्यादा लोहे की मात्रा हेमेटाइट में होती है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 70% लोहा की मात्रा किस में होती है दोस्तों? मैग्नेटाइट में। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? मैग्नेटाइट में थोड़ी कम होती है। इसमें दोस्तों 50 से 60 लिखा है। यहाँ पर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप देख सकते हैं दोस्तों 70 मिलेगा दिया, 50 से 60% दिया मिलेगा ऑप्शन में। भारत में लोहा के दोस्तों प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? देख लीजिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड क्या है दोस्तों? लोहा के मुख्य उत्पादक हैं। दोस्तों यहाँ से कितना लोहा प्राप्त होता है? 97% लोहा प्राप्त होता है केवल किसे? उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक से, झारखंड से, और 3% लोहा शेष भारत से प्राप्त होता है। तो नंबर 1 लोहा में कौन हुआ? हेमेटाइट। नंबर 2 मैग्नेटाइट। याद रखेंगे।
और दोस्तों कोयला में आए जो नंबर 1 कौन सा है, एंथ्रेसाइट कोयला है। साथियों देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात दी है और हमको आज तक ये बात कहीं पढ़ने को नहीं मिली। कन्नड़ भाषा में कुर्दरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, घोड़ा होता है। और कर्नाटक के पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कर्नाटक है उसके पश्चिम घाट में दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, कुर्दरे मुख। कुर्दरे मुख का क्या अर्थ है दोस्तों, घोड़ा, यानी घोड़े के मुख के आकार की पहाड़ी। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में कुर्दरे मुख है, कुर्दरे मुख है पहाड़ी है, इसका नामकरण किस पशु पे किया गया है, घोड़े के मुख पे किया गया है। आगे दोस्तों बेला डीला की पहाड़ी, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में है जी। बैल की डील, बैल के डील मिलती जुलती जिसके कारण इसका नाम पड़ा दोस्तों बैल के डील से, कहाँ पर, कर्नाटक में है। देख लीजिए कितनी बढ़िया बात लिखी है एनसीईआरटी में। भारत में लोहा अयस्क की पेटियां, भारत में लोहा अयस्क की पेटियां, उड़ीसा झारखंड जो उच्च को यहाँ पर क्या मिलता है, उच्च कोटि का लोहा मिलता है दोस्तों। कौन सा लोहा मिलता है यहाँ पर, हेमेटाइट। मयूरभंज और कौन सा दोस्तों, केंदुझर, ये दो स्थान याद रखेंगे लोहा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन से, मयूरभंज दोस्तों, मयूरबाग गया, केंदुझर ड्रके। दोस्तों यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हैं, मोर केंदुझर, जर का मतलब झाड़, मोर का मतलब मोर, मोर झाड़ों में गया। एंड दोस्तों ड्रके मोर झाड़ों में गया है। इस प्रकार याद कर सकते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ी, पहाड़ी बादाम की है लेकिन मिलता क्या है, लोहा है। झारखंड के सिंहभूमि, याद रखेंगे झारखंड की सिंहभूमि। एंड दोस्तों शेर है वो कहाँ रहता है, झाड़ों में रहता है। मोर कहाँ रहता है, झाड़ों में रहता है। गुआ, नोवा मंडी, हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। आगे दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र से लेकर न और छत्तीसगढ़ तक फैली है दोस्तों। यहाँ पर तो महाराष्ट्र, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। देख लीजिए तो कहाँ तक दोस्तों पेटी फैली है लोहे की। इसमें दोस्तों बस्तर जिला, बेलडा की पहाड़ियाँ आती हैं। उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है यहाँ पर, कहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र के और छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी में। दोस्तों इस पेटी का लोहा है वो कहाँ पर बेचा जाता है, देख लीजिए लिखा, विशाखापत्तनम तो बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से दोस्तों जापान को जाता है और दक्षिण कोरिया को जाता है। कहाँ का लोहा दोस्तों, दुर्गपुर, बस्तर यानी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का लोहा आवश्यक। आगे लोहा की पेटी कौन सी है, बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी कर्नाटक की। इस पेटी में लोहा अयस्क की बड़ी मात्रा संचित है। आगे है कर्नाटक में पश्चिम घाट में जो लोहा कुदरे मुख, दोस्तों हमें पीछे पढ़ा था, कुदरे मुख का अर्थ है घोड़े का मुख के समान आकृति वाली पहाड़ी। दोस्तों यहाँ पर क्या मिलता है, लोहा मिलता है दोस्तों। संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक है दोस्तों, संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक है। कहाँ पर, कर्नाटक के कुदरे मुख में लोहा मिलता है। अयस्क कर्दम के रूप में दोस्तों पाइप के रूप में पाइप कर बेचा जाता है, मंगलुरु के पत्तन पर बेचा जाता है। दोस्तों कर्नाटक में कौन सी पत्तन है, मंगलुरु। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी क्या है, मंगलुरु। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पाइपलाइन के द्वारा बेचा जाता लोहा, यहाँ पर कहाँ से, यहाँ से कर्दम से दोस्तों पाइपलाइन के द्वारा मंगलुरु बेचा जाता है। मंगलुरु से कहाँ जाता है दोस्तों, दूसरे देशों में इसको निर्यात किया जाता है। कुदरे मुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। आगे दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा पेटी। दोस्तों महाराष्ट्र में और खासकर दोस्तों महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला, कौन सा जिला दोस्तों, महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, लोहा के लिए, लोहा पेटी के रूप में मशहूर है दोस्तों। मरम गोवा कहाँ पर दोस्तों, गोवा में एक पत्तन है, यहाँ से विदेशों में भेजा जाता है। मैग्नीज, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस्पात निर्माण उद्योग में। यानी 1 टन इस्पात बनाना है तो 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होगी। और कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाइयों में, पेंट बनाने में। इसका प्रयोग किया जाता है मैग्नीज का। देख लीजिए मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, यहाँ से प्रश्न अक्सर उठा लिया जाता है किसी भी एजेंसी के द्वारा। महाराष्ट्र कायम नंबर, सेकंड नंबर, पहले नंबर कौन है, मध्य प्रदेश 33% के साथ। सबसे ज़्यादा कौन करता है, मध्य प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है, उड़ीसा है। ये आप 3 याद रखिए,
जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार हैं। फिलहाल यही आंकड़े उपलब्ध हैं केंद्र की सरकार में, नए आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैग्नीज का उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। लेकिन ऊपर महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र आप कट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कौन सा दिया है? उड़ीसा दिया है नंबर 1 में। ये दोस्तों HSSC के एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, शायद दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था कि भारत में मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है। चलिए दोस्तों, आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। दोस्तों यदि आपको परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, लेकिन देश में कुल उत्पादन में सबसे अधिक पूछा जाए तो दोस्तों उड़ीसा है। देश का 1/3 पैदा करता है कौन है? उड़ीसा। लेकिन परसेंटेज में मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक उत्पादन में नंबर 1 है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भारत का मैप है। इसकी जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों मैप से मोस्टली आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। महत्वपूर्ण खनिज दोस्तों भारत में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? ये दोस्तों खनिज लिखे हैं यहाँ पर। अभ्रक कहाँ पर मिलता है? अपने राजस्थान में मिलता है, और दोस्तों इधर बिहार में मिलता है, हजारीबाग में मिलता है झारखंड के, और नेल्लोर में मिलता है। लोहा कहाँ पर मिलता है? दोस्तों आप वीडियो रोककर अच्छे से देख लें इसको एक बार कि कहाँ पर कौन सा उत्पाद मिलता है। चलिए छोटा कर देते हैं। और आगे आप क्या बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है भारत में? ये देख लीजिए तो दोस्तों बॉक्साइट के ये रहे चिन्ह हैं। आगे है अलोहा खनिज। अलोहा खनिज में कौन से आते हैं? चल देखते हैं। जो भारत में अलोहा खनिज हैं उनका अधिक उत्पादन नहीं होता, बहुत कम उत्पादन होता है, यानी संतोषजनक नहीं है, कम उत्पादन है भारत में किनका? अलोहा खनिजों का। अलोहा खनिज कौन से हैं जिसमें लोहा तत्व नहीं होता? जैसे तांबा, बॉक्साइट, शीशा, सोना, चांदी, ये सब क्या है दोस्तों? धात्विक तो हैं ये, लेकिन अलोहा है। अलोहा मतलब लोहे का तत्व इनमें नहीं है। आगे तांबा। तांबा जो भारत में उत्पादन है दोस्तों कम होता है, और दोस्तों भंडार भी भारत में तांबा के कम है, यानी उत्पादन भी कम और भंडार भी कम, दोनों के दोनों कम है भारत में। और दोस्तों तांबा क्या है? एक धातु है। धातु में कौन से गुण होते हैं दोस्तों? इसको हम साइंस में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर इसमें आघात वर्तने गुण है, तन्यता गुण है। आघात वर्तने का दोस्तों इसकी जो पीठ पर चादरें बनाई जाती हैं, आघात वर्तने से बोलते हैं। तन्य का मतलब दोस्तों इससे इसको तान कर तारे बनाई जा सकती हैं, लंबी लंबी तारें। ताप सुचालक होने के कारण, और ताप का सुचालक नहीं दोस्तों, इससे क्या है? लाइट गुजर सकती है तांबा से, यानी ये विद्युत का सुचालक है। बिजली की तारें बनाई जाती हैं इस कारण से। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश का, ये याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का बालघाट खदानें कौन सी दोस्तों? मध्य प्रदेश की बालघाट खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ से देश का 52% तांबा पैदा किया जाता है। कहाँ से? बालघाट 52%, मध्य प्रदेश। झारखंड का सिंहभूमि, झारखंड का कौन सा? सिंहभूमि जिला तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। राजस्थान के खेतड़ी में तांबा की खदान बहुत प्रसिद्ध है। यह प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध खदान है तांबा की। कहाँ पर? राजस्थान में। आ गया बॉक्साइट। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होती है? बॉक्साइट से प्राप्त होती है, लेकिन अन्य अयस्कों से प्राप्त होती है, लेकिन इनसे बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। सबसे अधिक एल्यूमिनियम से प्राप्त होती है। जो बॉक्साइट है दोस्तों इसमें एल्यूमिना कले होती है। क्या होती है? एल्यूमिना कले। इस एल्यूमिना कले से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम क्या है दोस्तों? बहुत हल्का है, और जो विद्युत उसका सुचालक है, आघात वर्धनीय भी है। दोस्तों हल्का होने के कारण इसका प्रयोग आमतौर पर हवाई जहाज बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में सबसे अधिक परसेंटेज किस में है? उड़ीसा में। फिर किस में है? झारखंड में।
दोस्तों ये याद रखिए आप, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। कोरापुट जिला में एक पंचपातमाली स्थान है, वहाँ पर निक्षेप पाए जाते हैं इसके किसके बॉक्साइट के बहुत ज़्यादा। ये दोस्तों एक कहानी है, आप पढ़ सकते हैं कि राजा सम्राट था का नेपोलियन था तृतीय, जब इसकी खोज हुई एल्यूमिनियम की तो इसकी अपने कोट के बटन लगवा लिए थे किसके, एल्यूमिनियम के। और जो वहाँ पर बाहर से कोई आता था और उसको भोजन परोसा जाता था किससे दोस्तों, इसके एल्यूमिनियम के बर्तनों में। धातु खनिज अबरक दोस्तों क्या है, एक अधातुई खनिज है। ये प्लेटों के रूप में पाया जाता है दोस्तों, परत पाई जाती है छोटी 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 करके, ऐसे परतों के रूप में पाया जाता है। ये परतें इतनी महीन होती हैं कि 1000 परतें कुछ ही सेंटीमीटर में ऊंचाई में समा सकती हैं। ये दोस्तों बिल्कुल महीन परतें होती हैं जिनको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अबरक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले, भूरे रंग का हो सकता है। अबरक क्या है दोस्तों, एक प्रतिरोधी है, यानी दोस्तों ये विद्युत का कुचालक है, विद्युत को नहीं गुजरने देता है अपने अंदर से। फिर इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, जहाँ विद्युत को रोकना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, पैरा विद्युत शक्ति में, ऊर्जा हार्स में। और दोस्तों कहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं जैसे अपना रेडियो है, टीवी है दोस्तों, इसमें किसका प्रयोग होता है, अबरक का प्रयोग किया जाता है। इसके भंडार कहाँ पर है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, और बिहार, झारखंड, कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेट्टी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान का अजमेर, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर। पेट्टी प्रसिद्ध है किसके लिए, अबरक के उत्पादन के लिए। आगे चट्टानी खनिज, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी आपसे एग्जाम में दिया मिल सकता है कि चूना पत्थर इनमें से कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट है तो एक मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ये चट्टानों के रूप में पाया जाता है। यह अधिकांश अवसादी कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, सीमेंट उद्योग में प्रयोग होता है। चूना पत्थर का सीमेंट उद्योग में प्रयोग होता है, एक आधारभूत कच्चा माल है। एंड दोस्तों कच्चा माल का मतलब क्या होता है कि इससे सीमेंट बनती है, किससे, चूना पत्थर से। लोहा प्रगलन भट्टियाँ, जो दोस्तों लोहा को पिघलाने के लिए भट्टियाँ बनती हैं, उन भट्टियों में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, इसी का प्रयोग हो जाता है, चूना पत्थर का। यानी जो भट्टियाँ बनाई जाती हैं इनमें चूना पत्थर लगाया जाता है, इसके लोहा के लिए। चूना पत्थर में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का है। दूसरा स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है। इन दो याद रखिए आप बस। और आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों 13% है। इन दोस्तों ये दोनों सेम हैं, आपसे पूछा जाएगा ये। खनन, जब दोस्तों चूने पत्थर का खनन किया जाता है, जब कोई पहाड़ है दोस्तों वहाँ से चूने का खनन किया जाता है, विस्फोट के द्वारा उड़ाया जाता है दोस्तों, इसमें बारूद लगाया जाता है सुरंग करके और उस बारूद को उड़ा दिया जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि वो पहाड़ फट जाता है, उससे अनेक चूना पत्थर निकलता है दोस्तों। इसके जब ये पहाड़ उड़ा जाता है उसमें, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ी मात्रा में डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं, यानी धूल बहुत उठती है। तो उससे क्या होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, यानी पर्यावरण के लिए हानिकारक है ये। खनन के जोखिम खतरे, जो खनन में काम करते हैं लोग, उनके दोस्तों फेफड़ों के रोग हो जाते हैं, सांस के रोग हो जाते हैं, दमा का रोग हो जाता है धूल के कारण दोस्तों। अपने हरियाणा है दोस्तों, हरियाणा में एक डडम की पहाड़ी है, तो शाम की पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ पर ऐसा खनन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इन दोनों खाड़ियाँ दोस्तों, डडम की खाड़ी और तो शाम की खाड़ी हरियाणा के भिवानी जिले में है। खनन के कारण क्या होता था, तो वायु प्रदूषण होता है। कौन सा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खनन से कौन सा होता है, वायु प्रदूषण होता है। खनिजों का संरक्षण, इस पैराग्राफ में एक ही बात कही गई है कि खनिजों का बनने में बहुत अधिक टाइम लगता है और इनका प्रयोग हम जल्दी कर रहे हैं, जो जिस दर से हम इनका प्रयोग कर रहे हैं उस दर से ये बन नहीं रहे हैं। इसीलिए दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे, ये बात इस पैराग्राफ में लिखी है।
यहाँ भी यही बात लिखी है, लेकिन यह एक बात खास लिखी है कि जो धातुएं हैं उनका पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, ताकि दोस्तों जो हमारे खनिज हैं उनको बचाया जा सके और भविष्य में उनका प्रयोग किया जा सके। ऊर्जा संसाधन। आपको पता है हम ऊर्जा का प्रयोग खाना पकाने के लिए, रोशनी के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, ताप भट्टियों में करते हैं और मशीनों को चलाने के लिए भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों से किन किन से होता है? कोयला से होता है। ऊर्जा उत्पादन पेट्रोल से होती है, प्राकृतिक गैस से, यूरेनियम से, विद्युत से किया जाता है। इन दोस्तों इनका विद्युत से भी किसका उत्पादन किया जाता है? ऊर्जा का। आगे दोस्तों इनको हम दो भागों में बांटा गया है। परंपरागत इन दोस्तों जो पुराने हैं, पीछे समय से चले आ रहे हैं, और एक गैर परंपरागत दोस्तों जो नए हैं। परंपरागत साधनों में लकड़ी दो दोस्तों पुराने साधन हैं। आपको पता है बहुत प्राचीन समय से लकड़ियों का हम प्रयोग करते आ रहे हैं। उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत। विद्युत का मतलब दोस्तों इसमें जल विद्युत भी और ताप विद्युत दोनों क्या हैं दोस्तों? ये भी हमारे एक प्राचीन स्रोत हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत प्राचीन समय से जल से विद्युत पैदा की जा रही है। ताप विद्युत दोस्तों आपको पता है कोयले से पैदा की जाती है थर्मल पावर प्लांट में। गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। याद रखेंगे दोस्तों गैर परंपरागत में कौन कौन शामिल हैं? परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। यहाँ से अक्सर प्रश्न एग्जाम में बनता है परंपरागत और गैर परंपरागत से। इन दोनों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो गांव है भारत में दोस्तों, वहाँ पर अधिकतर किसका प्रयोग हो जाता है? आज भी लकड़ी का और उपले का। हरियाणा में भी दोस्तों लकड़ी का और उपले का बहुत अधिक प्रयोग हो जाता है। उपले दोस्तों हरियाणा में उपलों को क्या बोलते हैं? उपलों को हरियाणवी भाषा में गोस्से बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? गोस्से, गोस्से या गोस्सा ये बोला जाता है दोस्तों हरियाणा में। जो ग्रामीण घर हैं दोस्तों, गांव में लोग रहते हैं, वो 70% ऊर्जा अपनी किससे प्राप्त करते हैं? दो चीज़ों से। एक तो दोस्तों उपलों से, एक लकड़ी से। दो चीज़ों से अपने 70% ऊर्जा प्राप्त करते हैं गांव के लोग। लेकिन अब वनों की संख्या कम हो गई है, तो इनका जो लकड़ी का प्रयोग करना कम कर दिया है। आगे दोस्तों ये जो उपले हैं, गोस्से हैं, इनका प्रयोग भी दोस्तों आजकल कम हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? गोबर है, उस गोबर का प्रयोग सरकार ने कहा है कि इसको कहाँ प्रयोग किया जाए? खेतों में प्रयोग किया जाए, न कि इसको जलाया जाए। दोस्तों इसका प्रयोग भी कम हो गया आजकल। आगे है परंपरागत ऊर्जा के साधन। कोयला। भारत में कोयला बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों पाया जाता है। किस जीवाश्म ईंधन है दोस्तों? कोयला क्या है? कि जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म का क्या होता है दोस्तों? जो जीवों के गलने सड़ने से बना ईंधन को जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। इससे आप छोटी ट्रिक बनाते हैं। जीवाश्म फॉर्मिंग जीवों के गलने सड़ने से बना ईंधन। इसके दोस्तों ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका हम उद्योगों में भी करते हैं और घरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है कोयले का ऊर्जा के रूप में। भारत अपनी वाणिज्य ऊर्जा का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले पर निर्भर है। वाणिज्य मतलब दोस्तों उद्योगों में जितनी भी ऊर्जा लगती है उसमें दोस्तों मोस्टली कौन सी ऊर्जा प्रयोग की जाती है? कोयले से प्राप्त ऊर्जा प्रयोग की जाती है। यहाँ पर क्या बात ये जिक्र हुआ है कि लाखों वर्ष साल पहले संपीड़न से और दोस्तों गहराई से दबने से क्या बना? कोयले का बना है दोस्तों। अनेक रूपों में कोयला पाया जाता है। सही उन रूपों को देखते हैं। दलदलों क्षेत्रों में कौन सा कोयला पाया जाता है? पीट कोयला। दलदल में पीट कोयला पाया जाता है। याद रखेंगे पादपों से बना होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? पीट कोयले में इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, जो नमी की मात्रा उच्च होती है और कार्बन की मात्रा कम होती है। निम्न ताप अक्षमता होती है। इन दोस्तों एक बात है, इसमें जी पानी की मात्रा अधिक होगी, नमी की मात्रा अधिक होगी, कार्बन कम होगी, तो दोस्तों आपको पता है जलने पर ये ऊर्जा कम देगा, धुआं ज़्यादा देगा। यानी दोस्तों प्रदूषण कम अधिक करता है, ऊर्जा कम देता है। ये एक बिल्कुल लो स्तर का कोयला है। ये लिग्नाइट एक निम्न कोटि का कोयला है दोस्तों। ये इससे भी निम्न का है पीट। सबसे निम्न दोस्तों क्या हुआ? पीट। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? लिग्नाइट। आगे चलते हैं। और जो भूरा रंग का होता है दोस्तों, भूरा कोयला भी एग्जाम पूछा जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को कहा जाता है।
दोस्तों ये है भारत का मैप जहाँ पर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत दोस्तों आपको पता है कोयला है, तेल है, जलीय ऊर्जा है, ये हैं। साथियों गेल क्या है? एक राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली है। क्या है? राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली है, ठीक है नहीं, जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है इनके बारे में काम करती है। जो लिग्नाइट कोयला था दोस्तों, ये क्या था? एक तो नमीयुक्त है और मुलायम है। इन दोस्तों इसको हम हाथ से छुएंगे तो हमारे हाथ क्या होंगे? काले होंगे दोस्तों, और इसमें नमी की मात्रा अधिक है लिग्नाइट में। सबसे कमज़ोर कोयला यानी सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा था? पीट, बिल्कुल लकड़ी के समान। उसके बाद लिग्नाइट। लिग्नाइट एक प्रमुख भंडार दोस्तों। लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर दोस्तों, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का भी एक स्थान पूछा जाता है, तो कौन सा? नवेली। नवेली में लिग्नाइट कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में नंबर 1 है ये। नई नवेली रात को मिलने गई, ट्रिक है याद करने की। आगे है अधिक गहराई में जाने पर और अधिक तापमान मिलने पर अधिक दाब, अधिक तापमान से प्रभावित कोयला बिटुमिनस कोयला होता है। कौन सा? बिटुमिनस। ये वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? धातु शोधन में। और लोहे को पिघलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? बिटुमिनस का। एंथ्रेसाइट दोस्तों, ये एनटीए द्वारा एग्जाम लिया गया था। कब दोस्तों? 2022 में नवंबर महीने में। उसमें दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। एंड दोस्तों आपको कोयले के सभी रूपों का ज्ञान हो गया होगा, इसलिए आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे लो क्वालिटी है दोस्तों पीट। पीट के बाद दोस्तों लिग्नाइट। लिग्नाइट दोस्तों कहाँ मिलता है? तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। उसके बाद कौन सा दोस्तों? बिटुमिनस। बिटुमिनस के बाद कौन सा है? एंथ्रेसाइट। दोस्तों सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा है? एंथ्रेसाइट। उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। याद रखेंगे किसके आधार पे दोस्तों? ये ऊर्जा के आधार पे और नमी और कार्बन के आधार पे। यानी जो एंथ्रेसाइट है इसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। आगे है भारत में कोयला है जो 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैलों में पाया जाता है। 2 कौन सी दोस्तों देख लीजिए। एक गोंडवाना, दूसरी या कितने साल पुरानी दोस्तों? गोंडवाना। याद रखेंगे 200 लाख साल पुरानी। कितनी दोस्तों? 200 लाख साल पुरानी है। दूसरा है ट्रसरी निक्षेप, ये दोस्तों 55 लाख साल पुरानी है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गोंडवाना कितने वर्ष पुरानी है दोस्तों? 200 लाख। और ट्रसरी 55 लाख। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन के रूप में प्रयोग हो जाता है। दोस्तों जो गोंडवाना लैंड है दोस्तों क्षेत्र है, यहाँ पर क्या मिलता है? उच्च क्वालिटी का कोयला मिलता है, जो बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला मिलता है दोस्तों। कहाँ पर? गोंडवाना में। धातु शोधन में प्रयोग किया जाता है। इसका क्षेत्र कौन कौन से याद रखेंगे दोस्तों? दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झारखंड में मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है? गोंडवाना क्षेत्र का। जरिया, रानीगंज, बोकारो, यहाँ पर दोस्तों मुख्य क्षेत्र हैं किसके के? गोंडवाना कोयला क्षेत्र। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदियाँ घाटियाँ में कोयला मिलता है। कौन से क्षेत्र में मिलता है दोस्तों? गोंडवाना का। आगे है ट्रसरी कोयला, ये मेघालय में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में और असम में, नागालैंड में दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत में कौन से दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः कौन सा कोयला मिलता है? उत्तर पूर्वोत्तर भारत में ट्रसरी कोयला। आसानी याद करने में आपको आसानी होगी। आगे यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, इस बात में क्या कहा गया दोस्तों? जो कोयला है एक भार हारसमान पदार्थ है। भार हारसमान का पदार्थ क्या दो दोस्तों? कोई मान लीजिए ट्रक है दोस्तों, इस ट्रक कोयले को भर के ले गया, कोयले में ले जाने में बहुत अधिक बोझ ले गया दोस्तों। ये लेकिन ले गया, इसको यूज किया यहाँ पर किसमें? उद्योग में दोस्तों। उद्योग में इससे क्या निकला? फिर राख निकली दोस्तों, बहुत कम मात्रा में राख निकलती है। इसलिए दोस्तों जिस वस्तु का भार घटे उसे भार हारसमान बोलते हैं। लेकिन इसीलिए दोस्तों उद्योग मोस्टली कहाँ लगाए जाते हैं? कोयले के आसपास क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको अधिक दूर ले जाने पर क्या हो जाता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है। आगे है पेट्रोल।
पेट्रोल क्या भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है? ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है? पेट्रोल। नंबर 1 है कोयला, नंबर 2 है पेट्रोल। याद रखेंगे यहाँ पर। खनिज, इसे खनिज तेल बोलते हैं। यह ताप में, प्रकाश में, ईंधन में, मशीनों में, स्नेह में प्रयोग किया जाता है। किसका? पेट्रोल का। आगे जो को कच्चा माल प्रदान करता है, इन दोस्तों कच्चा माल भी प्रदान करता है किसको? इन जो हम स्नेह के रूप में प्रयोग करते हैं। स्नेह का मतलब होता है दोस्तों, अब देसी भाषा में बोलते हैं ग्रीस, उसके रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, कच्चा का। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु दोस्तों, जहाँ पर इनका तेल शोधन किया जाता है, वहाँ पर दोस्तों उर्वरक भी बनते हैं। जैसे अपने हरियाणा के पानीपत में है दोस्तों एक, और असनवाला में किसका कारखाना दोस्तों? तेल शोधन कारखाना है। वहाँ पर दोस्तों उर्वरक कारखाना भी लगा है, क्योंकि दोस्तों इससे साथ में उर्वरक भी बनते हैं, जिससे रॉ मटेरियल बचता है। भारत में अधिकांश तेल कहाँ पर, पेट्रोल कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? टर्शरी युग की शैली संरचनाओं में पाया जाता है। अब अभिनति ब्रश ट्रैप में है दोस्तों। जो टर्शरी युग की शैली हैं, जो लगभग 55 लाख साल पुरानी हैं, जहाँ पर कोयला नहीं बन सका, वहाँ पर अभी तक तेल है। और दोस्तों जब तेल है तो तेल कठोर हो जाएगा धीरे 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 करके, गाढ़ा होने के बाद तो उसका कोयला बन जाता है। इसलिए दोस्तों अभी वो कच्ची अवस्था में तेल है तो उसको निकाल लिया जाता है। तेल कहाँ पर मिलता है? टर्शरी चट्टानों में मिलता है। खासकर भारत में कहाँ पर मिलता है आपको पता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, असम में मिलता है दोस्तों, और गुजरात में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। भारत में तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? मुंबई हाईवे, गुजरात, असम प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण है। असम भारत का सबसे पुराना, इन दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? असम। डिगबोही, नाहरकटिया, मोरन, हुगर रीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र। कहाँ के दोस्तों? डिगबोही याद रखेंगे, नाहरकटिया याद रखेंगे, और मोरन हुगर रीजन याद रखेंगे। कहाँ के हैं दोस्तों? ये असम के हैं, तीनों के तीनों क्षेत्र। आगे है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस है जो पेट्रोल के साथ पाई जाती है, और जब पेट्रोल को हम जब बाहर निकाल कर लाते हैं, सतह पे लेकर आते हैं पेट्रोल को, तब उससे क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इसका प्रयोग हम घरेलू खाना पीना में करते हैं। उद्योगों में इसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको पता है इस बात का। इससे के ईंधन के रूप में, बिजली पैदा करने के रूप में, उद्योगों में, हीटिंग में, रासायनिक पेट्रोकेमिकल उद्योगों में, उर्वरक उद्योगों में इसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? प्राकृतिक गैस का। बस यही बातें लिखी और कोई खास बात नहीं इसमें। बस ये ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक गैस किसके साथ मिलती है? पेट्रोल के साथ मिलती है। और दूसरा, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? परिवहन ईंधन में। यानी दोस्तों जो अपन गाड़ी चलती हैं उनमें दोस्तों कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? CNG का। लेकिन जो हम घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वहाँ पर कौन सी होती है? PNG। याद रखेंगे कि घरों में खाना पकाने के लिए PNG का प्रयोग किया जाता है। तो आगे चलते हैं। मुंबई हाईवे एक मुख्य उत्पादक है और खंभात की खाड़ी में मिलती है। कौन सी प्राकृतिक गैस? कृष्णा गोदावरी के बेसिन में भी प्राकृतिक गैस पाई जाती है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे विशेषकर कि जो परिवहन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में CNG का, और घरों में खाना पकाने के लिए PNG का। PNG। यहाँ पर क्या दिए हैं कि ऊर्जा के संसाधन दिए कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों। आप आवणिक याद रखेंगे, कौन से आवणिक दोस्तों कहाँ कहाँ पर हैं? कैगा में है, कलपक्कम में है, और कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? नरोरा में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कैगा आपको पता कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और दोस्तों एक दो यहाँ पर है, तो तारापुर है, एक काकरपारा है। ये दोनों कहाँ पर है दोस्तों? काकरपारा आपको दिखाई दे रहा है गुजरात में है, लेकिन तारापुर महाराष्ट्र में है। ये दोनों एक साथ हैं।
इनको एक साथ याद करेंगे, ये दो को एक साथ याद करेंगे, कल्पक्कम और कहेगा 4 याद हो गए, नेरोरा 5 हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है गेल द्वारा निर्मित। दोस्तों आप ऊपर देखी थी, गेल एक भारत की कंपनी है जो तेल की देखरेख करती है। यह 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन दोस्तों मैंने ऊपर बताई थी आपको, HVJ यानी दोस्तों HVJ हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन थी दोस्तों। कहाँ से? मुंबई हाईवे या दोस्तों अंकलेश्वर, यहाँ से तेल लेकर जाती है ये बेसिन क्षेत्रों से। वो कहाँ पर पहुँचाती है तेल को? पश्चिम में, उत्तर भारत में, इसमें दोस्तों हरियाणा भी शामिल है। उत्तर भारत में पहुँचाती है और पश्चिम भारत में पहुँचाती है तेल। कौन? HBJ 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन किसने बनाई दोस्तों? गेल ने बनाई थी। गेल एक कंपनी है। आगे क्या है? ये उर्वरक में काम आती है दोस्तों। ये हरियाणा में भी है ऐसा कारखाना, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार में के विकास को गति प्रदान की है। चलिए कोई खास बात नहीं, आपने याद रखिए दोस्तों। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन दोस्तों जिस समय शुरू में बनाई गई थी, बिल्कुल शुरुआत में, उस समय इसकी दोस्तों लंबाई थी 1700 किलोमीटर थी, लेकिन इसकी आज लंबाई कितनी हो चुकी है? 18,500 किलोमीटर हो चुकी है और 10 गुना वृद्धि हुई है। आगे दोस्तों इसको और भी बढ़ाए जाने की संभावना है। कितना किया जाएगा? 34,000 किलोमीटर किया जाएगा इसको HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गेल द्वारा निर्मित 1700 किलोमीटर लंबी है। विद्युत। जो विद्युत है दो प्रकार से प्राप्त की जाती है पूरे विश्व में। एक दोस्तों बहते जल से एक ट्राइबन लगी होती है, ट्राइबन घुमाई जाती है, उससे विद्युत बनती है। दूसरा दोस्तों कोयला से, पेट्रोल से, प्राकृतिक गैस से विद्युत पैदा की जाती है। कैसे दोस्तों? इनको जलाया जाता है, इनसे दो भाप बनते हैं, भाप से दोस्तों ट्राइबन घूमती हैं, ट्राइबन घूमने के बाद दोस्तों विद्युत पैदा होती है। लेकिन दोस्तों विद्युत चाहे दोस्तों जल से पैदा हो या दोस्तों इनके जलाने से पैदा हो, विद्युत क्या दोस्तों एक समान होती है। लिखिए यहाँ पर बात, इन दोनों विद्युत खतरनाक होती हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। तेज बहते जल के द्वारा जब विद्युत पैदा की जाती है जल के द्वारा, उसे क्या होते हैं? नवीकरणीय है दोस्तों। जो जल के द्वारा विद्युत पैदा की जाती है वह क्या नवीकरणीय है दोस्तों। उसमें कुछ भी समाप्त नहीं होता है, जल जो का तो प्रयोग किया जा सकता है, उसमें जल की कमी नहीं होती है। ठीक है, आगे है दोस्तों भारत में जो जल से विद्युत पैदा की जाती है कहाँ कहाँ की जाती है? भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, कोपिल्ला, हाइडल। याद रखेंगे दोस्तों कि तीनों को। आगे है ताप विद्युत कोयला। इन दोस्तों जो ताप विद्युत है कोयले से, पेट्रोल से पैदा की जाती है, ये कैसा है दोस्तों? एक अनवीकरणीय है। इन दोस्तों कोयले का, पेट्रोल का, प्राकृतिक गैस का यदि एक बार प्रयोग कर लिया तो दोबारा इसी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों जल से बार बार विद्युत पैदा की जा सकती है। अपने राज्य के ताप विद्युत घर की जानकारी प्राप्त कीजिए। दोस्तों मैं हरियाणा राज्य से हूँ। दोस्तों हरियाणा के वो 6-7 ताप संयंत्र हैं दोस्तों। सबसे बड़ा कौन सा है? मेगा परियोजना है, खेदड़ में है। खेदड़ के बरवाड़ा तहसील और जिला हिसार है। और स्थापना कब हुई थी? 2010 में। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन से हैं? ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण कोयला, तेल, गैस जीवाश्म ईंधनों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाने लग गया है, इन पर निर्भर हो गया। हाँ, इस कारण से दोस्तों इनकी गैस की और तेल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, आपको इस बात का पता है। और भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि दोस्तों इससे पर्यावरण समस्याएं बहुत अधिक पैदा होती हैं और भविष्य में समाप्ति भी हो जाएंगे कोयला, पेट्रोल और गैस। फिर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? नवीकरणीय संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। नवीकरणीय कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा दोस्तों बायो ऊर्जा बोलते हैं। इन तीनों को ध्यान रखेंगे आप। कौन सी हैं? सौर, पवन, ज्वारीय, जैविक। यानी दो जैसे बनती हैं, एक सौर एक पवन। जल विद्युत क्या है दोस्तों? जल विद्युत एक
प्राचीन स्रोत है नहीं दोस्तों, परंपरागत है, पुराने समय से प्रयोग करते आ रहे हैं किसका, जल विद्युत का हम, लेकिन है कौन सा, वो नवीकरणीय है। ये सब गैर परंपरागत हैं दोस्तों, ये सब के सब नए हैं, पुराने नहीं हैं। भारत धूप, जल और जीव भार संसाधनों में समृद्ध है। यानी दोस्तों भारत में धूप बहुत ज़्यादा निकलती है, जल भी है, नदियां हैं, और जीव भार भी। जीव भार का दोस्तों मतलब जो आला कचरा है, गीला कचरा है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसको बायो के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक नवीकरणीय ऊर्जा युक्त संसाधन है। जैसे दोस्तों इसमें जीव भार में आप जो अपने पशु रखते हैं गांव में, उनका जो मल होता है उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मोस्टली जो सब्जियां होती हैं या दोस्तों गले पड़े फल होते हैं, उनका सबका प्रयोग किया जाता है इसमें। आगे है परमाणु आणविक ऊर्जा स्रोत। ये क्या होते हैं, इनसे जो अणु होते हैं, संरचना होती है, इनको बदला जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ने से क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का प्रयोग हम अपने काम के लिए करते हैं। या दोस्तों थोरियम और यूरेनियम से इसका प्रयोग किया जाता है आणविक ऊर्जा में। यूरेनियम और थोरियम कहाँ पर मिलते हैं, यूरेनियम मिलता है झारखंड में, थोरियम मिलता है राजस्थान की अरावली में। याद रखेंगे यूरेनियम कहाँ मिलता है, यानी भारत का यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड है। और थोरियम का कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है। और थोरियम केरल में दोस्तों, एक बार एग्जाम पूछा गया था कि केरल में कहाँ पर थोरियम मिलता है दोस्तों, मोनाजाइट रेत में। दोस्तों एक रेत है ये, वहाँ पर इस रेत में मिलते हैं इसके कण, किसके, थोरियम के। आगे सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। दोस्तों भारत में जो सूर्य है लगभग दोस्तों 8 से 9 महीने बिल्कुल अच्छे से तपता है। तो दोस्तों क्या होगा, भारत में सौर ऊर्जा के बहुत अधिक स्रोत हैं। फोटो वोल्टाइक, दोस्तों याद रखेंगे इस टेक्नोलॉजी को, फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी। इससे क्या होता है दोस्तों, सूर्य से सीधी धूप आती है, उस सीधी धूप को दोस्तों हम किस में प्रयोग कर सकते हैं, विद्युत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किससे दोस्तों, इस विधि से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये आपको दिखाई गए चित्र में कि मकान पे प्लेट लगी है, यहाँ से लाइट की तार आई है दोस्तों। फिर इस तार का दोस्तों यहाँ पर विद्युत के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, लाइट के रूप में भी। और दोस्तों जो ये मशीन लगी नीचे, यहाँ पर दूध के फेंट निकाले जाते हैं। यानी दोस्तों सौर ऊर्जा से विद्युत पैदा की गई है यहाँ पर। आगे है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में क्या है कि एक विशाल पेटी है। कहाँ पर विशाल पेटी दोस्तों, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के नागरकोइल और मदुरई में दोस्तों एक पेटी है बहुत बड़ी। यहाँ पर क्या लगाई गई है, पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं। कहाँ पर, तमिलनाडु में। और दोस्तों एक राजस्थान का भी जैसलमेर है, जहाँ पर क्या लगाई गई दोस्तों, पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं। पवन चक्कियाँ राजस्थान के जैसलमेर में लगाई गई हैं। पवन चक्की नागरकोइल याद रखेंगे, तमिलनाडु में है। बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ हैं जो कृषि के अपशिष्ट पदार्थ हैं दोस्तों। जैसे हमारे पराली है, पराली को दोस्तों काटने के बाद जो ठूंठ बच जाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और जो बाजरा होता है, बाजरा की दोस्तों जो पीछे अवशेष बच जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जो पशु हैं दोस्तों और जो मानव हैं, इनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पशुओं का दोस्तों गोबर है, मल मूत्र है, और जो मानव के द्वारा जो सब्जी प्रयोग की जाती है, फल प्रयोग किए जाते हैं, इनके छिलकों का प्रयोग बायोगैस के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी का तेल से अधिक होती है दोस्तों। पहले प्रयोग किया जाता है हरियाणा में, अब इसको पूरी तरह बैन कर दिया गया है। जो ऊपरले दोस्तों मैंने ऊपर बताया था आपको, जिसे गोसे बोलते हैं, चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका और सहकारिता निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने के वाली संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट कहा जाता है दोस्तों। इन्हें हरियाणा में भी गाँव में क्या बोलते हैं, गोबर गैस प्लांट बोलते हैं। बायोगैस प्लांट कोई नहीं कहता, गोबर गैस प्लांट बोलते हैं इनको। दोस्तों इसके दो लाभ होते हैं। दो लाभ कौन से होते हैं दोस्तों, नीचे दिया गया है, देखा चित्र में समझाते हैं आपको अच्छी तरह से। एक तो दोस्तों इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरा इससे क्या होता है, उर्वरक के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। खेत में
इसकी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये खाद बहुत अच्छी होती है कृषि के लिए। कौन सी दोस्तों? बायोगैस से बनी खाद। बायोगैस से पशुओं के गोबर का उपयोग किया जाता है अधिकतम। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। उपलों तथा लकड़ी की जलाने से होने वाली हानि को, वृक्षों से जो वृक्ष काटे जाते थे इनको बचाया गया है बायोगैस को विकसित करके। आगे क्या देख लीजिए दोस्तों, ये बनाए गए हैं बायोगैस सेंटर। चलिए मैं इनको आपको समझाते हैं अच्छे से कैसे हैं दोस्तों। ये बायोगैस अलग अलग हैं दोस्तों। इनमें क्या डाला जाता है? इनमें कचरा डाला जाता है ऊपर से। इनमें कचरा डाला जाता है। कचरे में क्या होता है? इसमें कचरा डाल दिया, फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है, इन दोस्तों पूरी तरह से गोल दिया जाता है। फिर ऊपर से इसको बंद कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए बंद रहता है दोस्तों इसमें। फिर इसमें से एक पाइप लगी होती है, उस पाइप के द्वारा इस गैस को दोस्तों रसोई तक पहुंचाया जाता है। जहां पर बल्ब जलाना है वहां पर पहुंचाया जाता है दोस्तों। यानी इस पर पाइप के द्वारा इस गैस को आसपास के क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। जब इसे दोस्तों ये पाइप के द्वारा गैस बाहर निकलनी बंद हो जाती है, यानी दोस्तों इसमें गैस बिल्कुल नहीं रहती, फिर इसको खोल दिया जाता है और इसे जो खाद होती है इसको निकाल कर खेत में प्रयोग किया जाता है। यहाँ से ये बिल्कुल खाली हो जाता है दोस्तों, फिर दोबारा से इसको भर दिया जाता है। यानी इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है दोस्तों। यहाँ पर ये 3 इसलिए बनाए गए हैं दोस्तों, एक बंद हो जाए एक चालू, एक बंद हो जाए एक चालू, यानी नियमित रूप से बायोगैस बनती रहे। ज्वारीय ऊर्जा। साथियों, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पैदा की जाती है? यह महासागरीय तरंगें उत्पन्न होती है वहां पर पैदा की जाती है। कहाँ पर? महासागरीय तरंगों में। ये विशेषकर दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ज्वारीय। जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उस समय दोस्तों ये पैदा की जाती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ज्वार के समय पानी ऊपर जाता है और भाटा के समय नीचे आता है, तो दोस्तों बीच में क्या लगा दिया था? बीच में ट्राइबन लगा दी जाती है, ट्राइबनों। दोस्तों जब ऊपर जाता है तो भी ट्राइबन घूमती है, जब जब जल नीचे आता है तो भी ट्राइबन घूमती है दोस्तों। इस प्रकार दोनों ओर घूमने से क्या होता है दोस्तों? बिजली पैदा होती है। इस प्रकार से दोस्तों बिजली पैदा की जाती है। इस प्रकार दोस्तों बांध बनाकर पैदा की जाती है। उसी प्रकार सेम कंडीशन है दोस्तों इसमें। फिर इसमें क्या होता है? इसमें 2 मशीनें लगाई जाती है, एक इधर दोस्तों की, एक इधर। इधर पानी जाएगा तो दोस्तों ये चलेगी, इधर वापस आएगा तो ये चलेगी। भारत में खंबात की खाड़ी। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, आगे है पश्चिम गुजरात और पश्चिम बंगाल, सुंदरवन क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय विद्युत पैदा की जाती है। ये याद रखेंगे दोस्तों, जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ पर क्या पैदा की जाती है दोस्तों? ज्वारीय ऊर्जा। विशेषकर खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ? गुजरात में है। और पश्चिम बंगाल में पैदा की जाती है। 2 क्षेत्र हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। आगे है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर भागों में जो ताप है उसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। चलते हैं। भूतापीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? जो पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। गर्मी होने से क्या हो जाता है? जो पानी है गर्म हो जाता है और गर्म पानी उबलने लगता है। जब इसे भाप निकलती है तो भाप क्या करती है? जो ट्राइबन है, ट्राइबनों लगी होती है, यहाँ पर लिखा है, ये लिखिए ट्राइबन। चल दिखाता हूँ आपको एक बार। ट्राइबन, ये ट्राइबन क्या है? ट्राइबन घूमने लगती है ऐसे ऐसे करके, फिर इससे क्या होता है? विद्युत पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से भूतापीय से विद्युत पैदा की जाती है। भारत में ऐसे सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं। हरियाणा में भी गर्म पानी का चश्मा एक है, गुरुग्राम के सोहना में। उससे क्या विद्युत पैदा की जा सकती है? हिमा कहाँ पर है? भारत में मुख्य 2 हैं भूतापीय दोहन प्रणाली। कौन सी 2? नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। दोस्तों याद रखिए एग्जाम में पूछी गई है ये। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास एक पार्वती घाटी है, जो शिव पार्वती वाली घाटी है, वहाँ पर है दोस्तों क्या है? ये भूतापीय ऊर्जा पैदा की जाती है यहाँ पर। और दूसरी दोस्तों लद्दाख में है। लद्दाख कौन सा है? पूगा घाटी। ये 2 याद रखेंगे दोस्तों, पूगा घाटी, पार्वती घाटी। दोस्तों एक पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। और पार्वती घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में है। आंख बंद करके अंतर्मन कीजिए, इनको एग्जाम में पक्की पूछ जाएंगी हैं। ऊर्जा संरक्षण
ये दोस्तों कोई खास बात नहीं है, आपको सबको पता है कि ऊर्जा का संरक्षण जरूरी है। यदि ऊर्जा का यूं ही प्रयोग करते रहे तो एक दिन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। बात लिखी दोस्तों, खास बात नहीं है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर चलते हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न एज इट इज बिना ऑप्शन चेंज किए पूछ लिए जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपेक्षित पदार्थ अवशिष्ट भार को त्यागते हुए चट्टानों का अपघटन करता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बॉक्साइट। आगे है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के सतरों में खनिजों का निक्षेप संचलन होता है? किन चट्टानों में तो होता है दोस्तों निक्षेप और संचलन खनिजों का? किनमें? तलछटी में। यहाँ पर जमा होते जाते हैं दोस्तों बाद में। निक्षेप का मतलब होता है जमा होना। कहाँ पर जमा होती है? तलछट में। खासकर दोस्तों समुद्रों में मिलती हैं ऐसी। मोनाजाइट रेत कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? जिसमें थोरियम मिलता है। कहाँ पर है दोस्तों? केरल में। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कोई अपने खास बात नहीं है, यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को भारत माता की जय। जय हिंद।